भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है कि मिड डे मील हो या आंगनवाड़ी में बच्चों को खाद्य दिया जाता है, प्लस 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ नागरिकों को महीने के महीने फ्री राशन जो पहुंचाया जाता है, इस माध्यम से, इस फ्री राशन के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाए और किस तरह से दो जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एनीमिया की समस्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, how do we address the two major problems that are facing our society? First is of anemia and second is of micronutrients deficiency. इसके ऊपर last 3 years में lot of work has happened. 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम से इसका बिगिनिंग की गई थी, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का। 2018 में एक्चुअली इसका पहला पायलट किया गया था और इससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात में किया था और ये दुनिया के करीब करीब 140 देशों में फोर्टिफाइड राइस या फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स या फोर्टिफाइड फूड मटेरियल्स दिए जाते हैं, जिसमें विशेष फोकस होता है टू सप्लीमेंट आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। इन सब का सप्लीमेंट करने का एक तरीका दुनिया भर में, इट्स ऑलरेडी अ वेरी वेल एक्सेप्टेड, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। WHO वगैरह सब के सब इसको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं। तो 2018 में पायलट हुआ था, 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम्स कवर हुए थे। 2023 में ऐड किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टंटिंग की इंसिडेंस ज्यादा थी, यानी बच्चों की ग्रोथ कम रहे, ऐसे इंसिडेंसेस ज्यादा थे, उन सब को कवर करके एक विस्तृत तौर पे फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का प्रोग्राम चलाया गया था। और गत मार्च में ये फैसला लिया गया कि सारे के सारे एरियाज जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राइस की या फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, उन सब एरियाज को इस प्रोग्राम में कवर किया जाए। तो साथियों, आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। इस काम को करने में एक कंप्लीट सप्लाई चेन का डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। राइस को फोर्टिफाई करने वाले मैन्युफैक्चरर्स, फिर राइस मिल्स जिसमें ये ब्लेंडिंग हो सके, प्री मिक्स मैन्युफैक्चरर्स, लेबोरेटरी जिसमें प्रॉपर टेस्टिंग हो सके और विटामिन और मिनरल को प्री मिक्स करने में एग्जैक्ट क्वांटिटी आई कि नहीं आई, वो सब टेस्टिंग हो सके। ओवरऑल करीब 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से पूरे देश भर में पूरा ये कंप्लीट सप्लाई चेन डेवलप हुई है। तो इसका आने वाले वर्षों में इसका बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट दिखेगा, बहुत इम्पैक्ट दिखेगा। देश भर में जब सारा का सारा एरिया कवर हो रहा है तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी एनीमिया की और स्टंटेड ग्रोथ की, वो इससे सिग्निफिकेंटली दूर होगी। तो साथियों, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक सबको समावेशी ग्रोथ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इसी भावना के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखा पहले भी तैयार किए गए। सेकंड बड़ा फैसला आज है विकास भी विरासत भी। आपने देखा कि डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा माइंडसेट में बदलाव करवाया इन 10 वर्षों में कि हम अपनी विरासत पर, अपनी इस रिच कल्चरल हेरिटेज पर गौरव करें, इसको एक्सपीरियंस करें, इसको स्टडी करें और इसको डेवलप करें, और इससे जो आज के युग के अनुकूल जो भी प्रोग्राम्स करने हो वो करें. Our rich heritage is one of the most precious parts of our culture, और इसमें the maritime heritage is very, very important. We have seen other parts of our heritage being developed in multiple ways. वैसा ही हमारी maritime heritage, जो नौ वाणिज्य की और नौसेना की हमारी हेरिटेज है, उसको हम डेवलप करें. शिपिंग, पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग, इन सब की जो हेरिटेज थी, इसको डेवलप करें. 4,500 5,000 पुरानी तो एविडेंस बेस्ड मैरीटाइम हेरिटेज है हमारी. अगर हम पूरी कोस्ट लाइन को देखें तो पश्चिम से अगर शुरू करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडुचेरी, फिर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये कंप्लीट अगर हम कोस्ट लाइन पूरी देखें, देयर आर अबाउट 80 पोर्ट्स विच आर मेंशन्ड इन दी पास्ट टेक्स्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स which were basically documenting the history of those times. And these ports used to facilitate trade both on the east coast and the west coast to very long distances. West coast में अगर हम देखें all the way to Rome, और ईस्ट कोस्ट में देखें तो श्रीलंका, जावा, बाली, सुमात्रा, इंडोनेशिया में, मलेशिया, सिंगापुर, उसके आगे भी. So this is all documented, this is all historical data. In fact, I will strongly recommend those who are interested in reading. There is a book called The Periplus of the Erythraean Sea, 1st century AD. The Periplus of the Erythraean Sea, 1st century AD. This gives a very good documentation of the ports and maritime trade of that period. उस रिच मैरीटाइम हेरिटेज को प्रिजर्व करना, आगे बढ़ाना, इसमें कई स्टेप्स पास्ट में लिए गए, अभी इन 10 वर्षों में लिए गए. आप सबने देखा ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी का इंसिग्निया था, उनका जो सिंबल था, उस सिंबल को आज भारत के नौसेना के फ्लैग में इंक्लूड किया गया है. हम सब ने देखा ही है कान्होजी आंग्रे, जो शिवाजी की नौसेना के अध्यक्ष थे, सेनापति थे, उनका एक जबरदस्त कमांड था नेवी पर और शिप्स की और पोर्ट्स की डिजाइन पर. उनकी नेवी को कंप्लीट अरेबियन सी में सबसे मजबूत माना जाता था. वैसे ही तमिलनाडु से चोलाज और पांड्याज के समय में all the way to Indonesia, all the way to Malaysia, and even beyond Singapore, the ships used to sail, and lots of cultural heritages spread across the world. अगर हम इन कई देशों की स्क्रिप्ट को देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज की स्क्रिप्ट को देखें, श्रीलंका, that script is based on the scripts which were used in India at that point of time, including the Brahmi script. तो ये हमारा कल्चरल सॉफ्ट पावर उस समय का है. उस कल्चरल सॉफ्ट पावर को हाउ डू वी प्रिजर्व. उड़ीसा में 1600 में 1500 एडी में देयर आर डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस किस तरह से बाली यात्रा शिप्स जाती थी, बालेश्वर से, कटक से, जगत सिंहपुर से, इन सब जगह से शिप्स जाती थी ऑल द वे टू बाली, सुमात्रा, श्रीलंका, और ये सारी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है. तो इन सब को समावेश करके
हमारी रिच मैरीटाइम हेरिटेज को अगर हम देखें तो देर इज वन पॉइंट विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, वो है लोथल. लोथल इज इन गुजरात, क्लोज टू अहमदाबाद, और इसका 2500 BC, 2400 BC, यानी अभी 2024 चल रहा है, तो यानी करीब करीब 5000 साल पुराना इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है. और जितना इसमें एक्सकेवेशन हुआ है उसमें पता चला है कि उस युग की जो सबसे बड़े पोर्ट्स और सबसे बड़े मैरीटाइम सेंटर्स थे, ग्लोबल ट्रेड के सेंटर्स थे, उसमें लोथल सबसे प्रोमिनेंट था. वहां पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वेल्बी यूनिवर्सिटी, जो कि उस समय तक्षशिला, नालंदा उसके बराबर मानी जाती थी. बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग सेंटर था. शिप्स मैन्युफैक्चर होके आती थी, लोग रोम से, इटली से, कई जगह से आते थे और वहां से शिप्स खरीद के जाते थे. बड़ा एक ट्रेड सेंटर, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था उस युग में. उसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा और आज ये अप्रूवल हुआ कैबिनेट में. लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा. पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आज के इस कैबिनेट के डिसीजन में. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत फोकस दिया है, क्योंकि गुजरात में सीएम रहते हुए उन्होंने इसको एक तरीके से बहुत डीप में स्टडी किया था. कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे. एक लाइट हाउसेस का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे, और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा. वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा वंस इट इज डेवलप्ड फुल्ली. और इस इनिशिएटिव से देश में, जैसा पूरी कोस्ट लाइन में स्टेट्स का नाम कहा मैंने आपको, उन सब में जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको डेवलपमेंट करने का एक नया मॉडल, एक नया माध्यम हमारे सामने तैयार होगा. ये उसका डिजाइन है. बहुत एक सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इस डिजाइन को. इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं. इसमें वर्किंग एरिया है, एक्सपीरियंस एरिया है, लाइट हाउस म्यूजियम है, 5 डायमेंशनल थिएटर है, कई तरह की चीजें हैं जो कि उस समय के युग में हमें ले जाए और आज के जो नई जनरेशन्स हैं उन सबको हमारी रिच मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कराया जाए. ये उसका मास्टर प्लान है. कई 3-4 फेजेस में बनेगा ये, और अच्छा बड़ा एक विस्तृत बनेगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. मैं तीसरे डिसीजन पे आता हूं आज के कैबिनेट के. बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया, टोटली नया माइंडसेट चेंज करवाया. आप जानते हो कि बॉर्डर एरिया के गांवों को कुछ समय पहले तक कहते थे कि लास्ट विलेज है. मोदी जी ने उसको फर्स्ट विलेज बनाया. हम सब के सब कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सब किसी न किसी वाइब्रेंट विलेज में गए जिसको फर्स्ट विलेज का दर्जा दिया गया, और वहां पे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह की सोसाइटी में जो नीड्स होती है, रोड्स, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इन सब की सुविधा मिले, ऐसा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी आप सबके जानकारी में ऑलरेडी है. कुछ महीनों पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था. बड़ा फोकस दिया गया कनेक्टिविटी पर, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी पर. तो आज उसी कड़ी में राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं, बड़ा बॉर्डर है दोनों के दोनों राज्यों का मिला के, तो राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें 2280 किलोमीटर नए रोड नेटवर्क का
डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया। 2280 किलोमीटर्स, करीब 4400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 4406 करोड़। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉर्डर एरियाज में, लाइवलीहुड पे, कनेक्टिविटी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, लोगों के आने जाने में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ट्रेड के लिए, हर तरीके से अपने सोशल नीड्स के लिए जो ट्रैवल की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी इससे बनेगी। और बहुत ध्यान रखा गया कि जो हाईवे नेटवर्क देश भर में डेवलप हो रहा है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए। देखो, इसमें माइंडसेट चेंज इस तरह का है कि एक समय था जब बॉर्डर एरियाज को तत्कालीन सरकारें कभी भी इतना ध्यान नहीं देती थी और उसमें कई परवर्स आर्ग्यूमेंट्स भी किए जाते थे कि ये अगर डेवलप हो गया तो मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस तरह की आपकी जानकारी में है तत्कालीन सरकारों ने क्या माइंडसेट रखा था। तो अब उसके एकदम विपरीत है। चाहे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा बॉर्डर है उसको देखो, या वेस्ट में हमारा बॉर्डर है, या नॉर्थ में हमारा बॉर्डर है उसको देखो, तो हर जगह बॉर्डर एरिया पे स्पेशल फोकस करके उसको डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि उन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिक, उनको वही फैसिलिटीज मिले जो देश के बाकी हिस्सों में मिल रही है। ये साथियों 3 आज बड़े फैसले आपके सामने रखना चाहूंगा, एंड आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ। नंबर सर, संजय शर्मा सर, इंडिया न्यूज से। मेरा सवाल सर, ये बॉर्डर एरियाज पे जो सड़कों का नेटवर्क है इस पर से संबंधित है। इसमें राजस्थान और पंजाब को ही इस पर अभी शामिल किया गया है, क्योंकि बॉर्डर तो हमारी कई जगह कई स्टेटों में और भी लगती है, तो इसमें उत्तराखंड भी आ सकता है, इसमें हिमाचल भी है, इसमें और भी स्टेट आ सकते हैं। समय समय पे कई ऐसे प्रोग्राम्स आए हैं जो आपकी जानकारी में लाए गए पहले भी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा रोड नेटवर्क का प्रोग्राम आपके सामने करीब 1.5-2 साल पहले लाया गया था। फिर उत्तराखंड में, हिमाचल में और उत्तर प्रदेश के कई एरियाज में रोड और रेलवे नेटवर्क के कई प्रोजेक्ट्स आपके सामने आए। फिर सिक्किम के प्रोजेक्ट्स आपके सामने आए। फिर जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट्स आपके सामने आए। फिर गुजरात में एक जगह का एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी आया था। तो ओवरऑल टाइम टू टाइम कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाए गए, और आज जो लाया गया, आज जो प्रोजेक्ट है इन दोनों स्टेट से रिलेटेड है, बट ओवरऑल पूरे बॉर्डर का डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चालू है। 76 सर, मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। ये फोर्टिफाइड राइस की स्कीम मुझे जहां तक याद है 2022 से सरकार ने शुरू की थी। उसका कोई असेसमेंट किया गया है क्या कि इसका किस तरह से असर पड़ा है न्यूट्रिशन पे, इस पे? और दूसरा सवाल, चूंकि कैबिनेट की बैठक ऐसे समय में हुई है जो 24 घंटे भी नहीं बीते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आए हुए, क्या इस पर कोई चर्चा हुई कैबिनेट की बैठक? जो फोर्टिफाइड राइस का हमारे नागरिकों की हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसकी लगातार स्टडी, एक कॉन्करेंट स्टडी चल रही है, और एक आईसीएमआर कर रहा है ना, आईसीएमआर इसकी एक बड़ी विस्तृत स्टडी भी कर रहा है, नीति आयोग भी कर रहा है उसमें स्टडी। और जो 140 देशों का एक्सपीरियंस है, कई देशों ने ये काम पहले चालू किया, लेकिन जैसा भारत में बहुत सारी कार्यक्रमों में आपने देखा, बहुत सारे काम इन्हीं 10 वर्षों में ही शुरू किए गए जो कि 20, 30, 40 वर्षों पहले चालू करने चाहिए थे। वैसे ही ये फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई भी 2018 से चालू हुई, पायलट प्रोजेक्ट, 22 में बड़े पैमाने पे, 23 में और बड़े पैमाने पे, और अब पूरे देश भर में कवरेज। बाकी मैंने जो डिस्कशन किया आपके सामने रख दिया कैबिनेट का। अपना मोबाइल ऑफ कर दें प्लीज। कैबिनेट में जितने भी फैसले होते हैं वो आपके सामने रख दिए जाते हैं ट्रांसपेरेंटली। Sir, this is Deepak from Times of India. It's about the fortified rice. Government started it long back. Today, though Food Ministry has again announced it, today Cabinet has approved. But another point is,
when we saw fortified rice, the FCI started getting from mills fortified rice, and they had huge stock. When they went to sell it in the market, no one was buying. So how are you going to take this decision that this fortified rice will be taken only for the distribution under PMG, KOI and other things? Otherwise, when you go for like offloading of food grain in the OMSs, it will become a big crisis. So is there any kind of differentiation or all food grain that will be produced from? दीपक जी, बहुत स्पष्ट तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि फोर्टिफाइड राइस को अलग से नहीं खाया जाता है. फोर्टिफाइड राइस इज समथिंग विच इज ब्लेंडेड विद नॉर्मल राइस. सो आपने अगर ये आप देखोगे, सेकंड स्लाइड था, इसमें जो पूरा सप्लाई चेन क्रिएट किया गया है, this has been created looking at the experience of many countries in the world, and this basically makes sure that about 1% or less is the blending which happens, and that blending helps you in getting the right amount of iron, folic acid and vitamin B12. So this is part of the public distribution system. Rice from the millers, it was a condition that whatever rice they will give, that will be fortified rice, 1% or whatever, 0.5%. नहीं, ऐसा कभी नहीं था. Sir, पूछिए sir. You can क्या ask भाई, them. ऐसा था? So they were not getting, when they went for open market sale, चलो, the people are department will not be buying. able to give you Maybe, yeah. detailed analysis later on. 56. सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके तहत देखा गया है कि काफ़ी संख्या में जो लोग वहां से पलायन कर गए थे वो वापस अपने गांव की तरफ आ रहे हैं. लेकिन एक बड़ी चुनौती खास तौर पे उत्तराखंड, हिमाचल और एलएसी की तरफ, लद्दाख की तरफ दिखाई दे रही है, जहां पर इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की चुनौती सरकार के सामने है, क्योंकि ये एरिया ऐसे हैं जो कि खासतौर पे वेदर चैलेंजेस से भी जूझते हैं और बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं. क्या उस पर कोई चर्चा है कि आने वाले दिनों में वहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाया जाए और जॉब भी क्रिएट किया जाए ताकि लोग वहाँ पर रह पाएं और हमारी संप्रभुता की रक्षा में भी एक बड़ी भूमिका निभा पाएं? इसमें ऑलरेडी ये जो आपने एलएसी और लद्दाख का और जो एरिया कहा, हिमाचल का, उत्तराखंड का, इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्स अनाउंस होके काम चालू हो गया है. आज जो आया है वो राजस्थान और पंजाब का आया है. नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पर कार्यक्रम पहले से अप्रूव होकर पिछली कैबिनेट में ही, यानी पिछले 2 वर्षों के प्रोग्राम में ही कई सारे प्रोजेक्ट्स इसमें ऑलरेडी आ गए हैं. और इसमें टूरिज्म पे भी बहुत स्पेशल फोकस किया गया है और कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. अगर आपको याद होगा तो करीब 1.5 साल पहले कुल मिला करीब 10,000 के आसपास नए टेलीकॉम टावर सैंक्शन हुए थे जो कि बॉर्डर एरियाज के लिए थे. आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल के लिए, लेह लद्दाख के लिए बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे. ये सब के सब कैबिनेट से समय समय पर आपके सामने लाए गए. आज जो लाए वो राजस्थान और पंजाब के लाए. विद दिस कंप्लीट बॉर्डर गेट्स प्रैक्टिकली कवर्ड with these 2 announcements. 273. सर, राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर का जो है ये निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक ये आम लोग इसको देख पाएंगे? हाँ, करीब आप समझो इसका फेज 1 कंप्लीट होना चाहिए 2 वर्षों के अंदर, 3 वर्षों के अंदर, 2 से 2.5 वर्षों के अंदर फेज 1. और उसके बाद में काफी उसका लंबा डेवलपमेंट का फेज है. पर आप जानते हो मोदी जी के समय में काम किस स्पीड से होता है. 95. Yes, sir. Sir, my question is... अपना परिचय दें. I'm Arun Kumar Das from Swaraj. Sir, in this infra project, will there be new rail link to these areas? रेल लिंक अलग से आपके सामने समय समय पे लाए गए हैं और भी लाए जाएंगे. आज this रोड का लेके आए. Only road. आज रोड का लेके आए, सिर्फ आज. आज केवल रोड कथाटा आसीची ଆଉ ଆସନ୍ତା ଆगे भी रेल कथाटा आसीथिला ଆଉ भविष्य भी आसीबो. Rail ଆସିବ. Thank you. 3.
Good afternoon, sir. Manohar Kesri from NewsX and India News. सर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बजट एलोकेट हुआ है सर, अप्रूवल हुआ है? और दूसरी बात सर, आज कैबिनेट की बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं थी जो जमीन पर उतारी गई है और कल पीएम ने भी बोला है कि विकास का मॉडल जो है सो हरियाणा में काम किया है, तो इसे लेकर के कोई चर्चा हुई है? और राहुल गांधी ने सर आज 24 घंटे के बाद ये जवाब दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेवार ठहराया है कि बहुत सारी शिकायतें आई थी उसे हम अवगत कराएंगे, यानी खास करके ईवीएम को लेकर के। जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट कई तरीके से होता है, कंट्रीब्यूशन फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन नॉलेज के तरीके से होगा, कंट्रीब्यूशन उस टाइम के जो कहीं पर भी आर्टिफैक्ट्स दुनिया भर में है उन आर्टिफैक्ट्स को लाने का कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन इस तरह से भी होगा कि मान लो कोई पर्टिकुलर, सपोज रोम यहां पर अपना पेविलियन बनाना चाहे लोथल में, तो वो भी इसमें पार्ट होगा। इसलिए इसका एक ओपन अप्रूवल किया गया है कि काम चालू करते हैं और जैसे जैसे इस काम की प्रोग्रेस को दुनिया के सामने रखा जाएगा, वैसे वैसे वी विल सी दैट लॉट ऑफ पीपल वांट टू कंट्रीब्यूट टू इट। तो उसी भावना के साथ इसको लिया गया है। और इसके अलावा जो कैबिनेट में चर्चा हुई है वो सब मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अलावा क्वेश्चन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट ब्रीफिंग की है। प्रशांत आप, हाँ 121 सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। बस एक फिगर ये चाहिए सर कि फोर्टिफाइड राइस स्कीम में अब तो वो सब लोग कवर होंगे उसके अंदर। अब तक कितने लोगों को इसका फायदा मिला है, कितने लोग इसके अंदर कवर थे सर अभी तक जिन जिन योजनाओं में ये चल रहा था सर? बस ये फिगर चाहिए। मार्च, इस साल के मार्च महीने से, मार्च 2024 से 80 करोड़ लोग इसमें इंक्लूडेड है। मार्च 2024 से 80 crore people are included in it. 16, I think this is the last question. Sir, Shalini from ANI. Sir, I just wanted to know ये fortified rice की जो क्वालिटी है, साथ में स्टोरेज और टेस्टिंग, इसको किस तरह से आप लोग सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। और इस स्लाइड को आप एकदम डिटेल में देख लो, फोटो भी खींच लो इसका। इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। देयर आर 52 NABL accredited labs for testing the rice. There are 27 NABL accredited labs for testing the place where the fortification is happening. There are 11 NABL labs which measure the vitamin and mineral premix testing. तो ये बहुत ही केयरफुली और दुनिया भर के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। और इसीलिए इस सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा फोकस किया गया। अगर ये वाली सप्लाई चेन नहीं बनती तो इतना बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना डिफिकल्ट होता। इसीलिए इस सप्लाई चेन को भी साथ ही साथ, जब 22 से प्रोग्राम चालू हुआ, 18 में पायलट प्रोग्राम हुआ, तो 22 से 24 2 साल में ये 11,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से ये सप्लाई चेन पूरी बनी है। नई लैब बनाना, नए लोगों को ट्रेन करना, टेक्नीशियंस, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, लेबोरेटरी में जो